नितिन गडकरी ने कमाल कर रखा है। और एक छोटा सा बात और आपको बताऊं मैं नितिन जी, डिपार्टमेंट का नाम नहीं लूंगा, अभी एक डिपार्टमेंट से नाराज मेरा एक दोस्त, बहुत नाराज, उस डिपार्टमेंट में बहुत कोशिश कर रहा था वो कुछ सही हो जाए, नहीं हो रहा था। तो आज ही वो मुझसे सुबह कह रहा था कि अब तो बस ये हो तभी सुधर सकता है कि ये विभाग भी अगले 5-10 साल नितिन गडकरी को मिल जाए तो ठीक हो जाए ये विभाग। तो एक छोटी सी बात जो ये सब विनर्स आपसे जानना चाहते हैं और मुझ जैसा आदमी भी जानना चाहता है, जो खुद मोटिवेशनल स्पीकर है, जो जाता है IIT-IIM में बड़े समूहों में बच्चों को ये बताने के मोटिवेटेड रहो। हम सब भी कई बार हाशिए पर कर दिए जाने के कारण और आलोचनाओं के कारण या अलग अलग शंकाओं के कारण डिमोटिवेट हो जाते हैं। हम सोचते हैं यार अब कैसे होगा, अब कैसे होगा। मैंने आपको 10 साल में देखा है, पार्टी में उथल पुथल चलती रहे, इधर उधर की बातें चलती रहे, बाहर चलती रहे। एक तो शायद अटल बिहारी वाजपेयी के बाद अपनी पार्टी के आप पहले लीडर हैं जिनका कोई दुश्मन नहीं है। तो ये आपको कोई गुरु मंत्र देकर गए थे या कोई आपके यहाँ ऐसा नागपुर में च्यवनप्राश बनता है जिसे खाकर आप ऐसा करते हैं? जो मुझे नजदीक से जानते हैं, मैं जैसा था वैसे ही हूँ। मेरा कोई PR वाला आदमी नहीं है, कोई मुझे पब्लिक रिलेशन देखने वाला नहीं है। मैं अक्सर एक बात पे विश्वास रखता हूँ कि इफ़ यू डिजर्व फॉर इट यू विल गेट इट। और दूसरी बात है कि मैं पॉजिटिव हूँ और राजनीति में होने के कारण जो राजनीति का अर्थ मैंने समझा है कि वो केवल पावर पॉलिटिक्स नहीं है। राजनीति का मतलब समाजकारण, राष्ट्रकरण और विकास कारण है। इट इज़ ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म। तो मैं अपनी शक्ति के अनुसार काम करने का प्रयास करते रहता हूँ और मुझे मौका मिला। मेरे से भी अच्छे काम करने वाले बहुत लोग हैं, पर मुझे मौका मिला जब मैं 95 में मुंबई में मंत्री बना, तो मैं PWD मिनिस्टर बना। तो मैंने वर्ली बांद्रा सी लिंक, मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे, 55 फ्लाईओवर्स वो बनाने का मौका मिला। अटल जी ने मुझे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बनाने का सौभाग्य दिया। तो मैं जो भी काम होता है, मैं एक बात मुझे याद है, बाला साहब ठाकरे जी ने, मैं मंत्री था, यंग था, तो मुझे एक बार उन्होंने एक्रिलिक के शीट पर एक वाक्य लिखा हुआ चिट्ठी दी थी, एक शीट दी थी, आई लाइक पीपल हु कैन गेट द थिंग्स डन। और मैंने जीवन भर वो याद रखा है। ये कैसे नहीं होता, ये बड़े ज्ञान के साथ बताने वाले लोगों की कमी नहीं है। तो हाउ टू गेट इट डन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पॉजिटिविटी, फास्ट ट्रैक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, टीम वर्क, और तुम्हारे टीम में जो भी लोग हैं उनके साथ गुड ह्यूमन रिलेशनशिप, इन सब बातों के भरोसे अच्छा काम किया जा सकता है। और मैं तो काम करते रहा हूँ, मुझे पता भी नहीं, पर एक बात ज़रूर है कि पार्लियामेंट में जब मैं गया तो उस दिन 75 पार्लियामेंट के सांसद बोले और मैं उस दिन कुछ कारणवश नागपुर रह गया। तो ओम बिरला जी का मुझे फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि आपके डिपार्टमेंट पे चर्चा है और मुझे पता चला कि आपने राज्य मंत्री जी को कहा है कि वो जवाब देंगे, जबकि हर पार्टी का प्रमुख व्यक्ति आपके प्रति इतना अच्छा बोल रहा है और आपने ऐसे समय, आप सभागृह में नहीं, अच्छा नहीं, तो मुझे लगता है आपने आना चाहिए। मैं कार्यक्रम छोड़कर आया और 75 पार्लियामेंट सदस्य बिलोंग्स टू डिफरेंट ऑल पॉलिटिकल पार्टी, सब ने मुझे धन्यवाद दिए, अभिनंदन किया। तो बिरला जी ने मुझे कहा कि दिस इज़ फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट कि एक सत्तारूढ़ पार्टी के किसी मंत्री के बारे में सब पार्टियों के लोगों ने अच्छा कहा। तो मेरी आइडियोलॉजी क्लियर है, मेरी पार्टी क्लियर है, मैं कई बात छुपाता नहीं हूँ। पर एक बात जरूर है कि पार्टी में भी सिखाया गया कि जो कानूनी काम है वो सबका होना चाहिए और गैर कानूनी काम अपने वालों का भी नहीं होना चाहिए। तो मैंने वही करने की कोशिश की, तो लोगों का प्रेम मिला। दैट इज़ रियली वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट इन माई इंडिविजुअल लाइफ। एक छोटा सा सवाल हमारे मन में और उठता है गडकरी जी कि सड़क एक स्थायी चीज़ है जो बना दी गई है, लेकिन जब हम विदेश जाते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ के लोग जो हैं वो इस इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रति बहुत सचेत हैं। गाड़ी कैसे चलानी है, रेड लाइट पे कैसे रुकना है, चीज़ें कैसे करनी है। तो हम सदा सोचते हैं कि
नगरीय विकास, शहरी विकास या सड़क का, लेकिन नगरीय विकास नागरिक विकास नहीं है। तो मुझे लगता है कि नागरिक विकास और हो तो आपका विभाग जो इतना बड़ा आप खजाना तैयार कर रहे हैं देश के लिए कि हर जगह सड़क बन रही है, फ्लाईओवर बन रहा है, मार्ग बन रहे हैं, इन पर नागरिक ठीक से चले, वो सरकार के साथ या इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ सहयोग करे ताकि सेफ जर्नी हो, इस पर विभाग क्या काम कर रहा है? देखिए, आपका ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। हमारे देश में 1.5 लाख एक्सीडेंट, 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं और 1.5 लाख मौतें होती है, और 18 से 34 वयोगट में 60% मौतें होती है। इसका एक कारण ये है कि वैसे बहुत से कारण हैं। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में हमने काफ़ी सुधार किया, मैं ही मंत्री हूँ, काफ़ी सुधार किए। ब्लैक स्पॉट रोड इंजीनियरिंग में काफ़ी सुधार किए। इन्फोर्समेंट, नया मोटर व्हीकल एक्ट अभी लाया। एजुकेशन एंड इमरजेंसी, ये सच बताऊं तो ये विषय आप जैसे लोगों से संबंधित है। ह्यूमन बिहेवियर, ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है। कानून के प्रति डर भी नहीं, सम्मान भी नहीं। अगर रेड लाइट लगा तो रुकना चाहिए, लेन डिसिप्लिन में पालन करना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस लेने के पहले सब बातों का ठीक ट्रेनिंग करना चाहिए। रूल्स ऑफ द रोड, ये जो है इसका आदरपूर्वक उसको अमल में लाना चाहिए। इसमें लोग बड़े बेफिक्र हैं, 3-3 लोग बैठ के जाते हैं, रेड सिग्नल क्रॉस करते हैं, लेन डिसिप्लिन का पालन नहीं करते हैं। तो कुछ प्रॉब्लम ह्यूमन बिहेवियर से है, कुछ प्रॉब्लम रोड इंजीनियरिंग से है, और कुछ प्रॉब्लम ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के साथ भी। इकोनॉमिक मॉडल है, अगर एयर बैग लगाई तो कीमत बढ़ेगी। हमने स्टार रेटिंग लाया अभी, मैंने कहा गरीब आदमी मरा तो चलता है, ये नहीं होगा। तो अभी हम लोग सब कोशिश कर रहे हैं, फिर भी सफलता नहीं मिली, और इसलिए अब लोगों की स्वभाव को बदलना, उनकी माइंड सेटअप को बदलना, उनके मन में अवेयरनेस पैदा करना रूल्स ऑफ द रोड के बारे में, और हर व्यक्ति को यह कहना कि मैं इस नियमों का पालन करूंगा। इसमें मीडिया का, आप जैसे ओपिनियन मेकर, साहित्यिक है, कवि है, ये लोग जब कहेंगे, अभी बहुत से लोग हमको मदद कर रहे हैं। अमिताभ बच्चन जी निःशुल्क काम करते हैं, अक्षय कुमार जी ने किया है, काफ़ी लोग आकर मुझे NGOs काम कर रही है। हम लोग लोगों पर जा रहे हैं, और आखिरी में मेरा मत बना कि 5वीं, 6वीं और 7वीं, इसमें हम लोग कुछ कोर्सेस लाएंगे, उसमें बच्चों को पढ़ाएंगे, ताकि वो जब नागरिक बनेंगे तो वो, जैसे मुझे याद है कि मैं अभी ऑस्ट्रिया में था, हम लोग रोड क्रॉस कर रहे थे, हमको देखते हुए सामने वाले ने गाड़ी रोक दी, पहले हमको जाने दिया, फिर गाड़ी लेके गया। एक और सवाल मैं आपसे मंत्री जी पूछना चाहूँगा। मैंने अक्सर आपको देखा है, आपके इंटरव्यूज़ उन रेयर पॉलिटिशियंस के इंटरव्यू हैं जिन्हें देखने में इसलिए सुख लगता है कि कोई झगड़ा फसाद नहीं हो रहा है, कोई आरोप नहीं लग रहा है कि फलाजी नहीं कर गए थे इसलिए मैं नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसा नहीं है, आप कहते हैं मैं कर रहा हूँ और मैं कर दूंगा। एक नेता से जनता को यही चाहिए कि हमने चुन के भेजा है भाई, तो बोल कि मैं कर रहा हूँ और मैं कर दूंगा। तो हम हर बार भरोसा आप में करते हैं। आप अक्सर कहते हैं कि जो पारंपरिक ईंधन है, इसकी दूसरे जो ऑप्शन है उन पे हमें जाना पड़ेगा, सोलर पे जाना पड़ेगा, और आप इलेक्ट्रिक वाहन के बारे में बोलते हैं। मेरे जैसा एक सामान्य नागरिक उसको लेते में अभी डरता है कि रिफिलिंग कहाँ से होगी, चार्जिंग कहाँ से होगी, ये जनता में आम तरह से कैसे आए, इस पर आपका डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? और मुझे लगता है कि ये भारत में इतना बड़ा क्रांति हो सकती है इतनी सारी जनता में, जो आप ही करा सकते हैं। देखिए, हमारे देश में 16 लाख करोड़ रुपए का फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट होता है, और दिल्ली के लोगों को मैंने ये समझाने की आवश्यकता नहीं है कि प्रदूषण के क्या परिणाम होते हैं। मैं दिल्ली के आजू बाजू में रोड में 65,000 करोड़ के रोड बना रहा हूँ, ताकि दिल्ली ट्रैफिक जाम से और पोल्यूशन से मुक्त हो। पर ये बनाने के बाद में मुक्त हो गया, ऐसा मुझे पूरा विश्वास नहीं होता। दिल्ली में जो हमारे पोल्यूशन का कारण है, इसमें पेट्रोल और डीजल ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब मैं 2004 से बात कर रहा हूँ इथेनॉल की, जो ग्रीन फ्यूल है, और इथेनॉल के साथ अभी हमारी परली है, जलाने से हमने बायो CNG बनाया। ये पंजाब हरियाणा क्षेत्र पकड़ के 135 ऐसे प्लांट पर काम शुरू है कि जो बायो CNG और बायो LNG बायोमास से बनाते हैं। और इतना ही नहीं, मैंने अपने खुद के ट्रैक्टर को कन्वर्ट किया है, जिसमें 1 लाख रुपए साल की बचत होती है।
इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री, इंडिजीनियस। अब इतना ही नहीं तो मेरे पास ग्रीन हाइड्रोजन की गाड़ी आज मैं नहीं लेके आया हूँ, नहीं तो आता। अब हाइड्रोजन जो है वो कचरे से तैयार होता है, पानी से तैयार होता है। हाइड्रोजन आप मीथेन बनाने से हाइड्रोजन निकलता है, ग्रीन हाइड्रोजन, जो सही में हमारे देश में ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है। ट्रक, बसेस, कार, बाद में हवाई जहाज, रेलवे, इंडस्ट्री, स्टील, सीमेंट, केमिकल, सब जगह हाइड्रोजन आने वाला है। हम ऊर्जा को आयात करने वाले नहीं, ऊर्जा को निर्यात करने वाला देश बनेंगे। अब हमारे यहाँ इलेक्ट्रिक आया, इसी होटल में कितने बार मुझे सवाल पूछा, मैं इलेक्ट्रिक स्कूटर लूँ, कार लूँ, फिर रास्ते में बंद होगी तो क्या करूँगा। कुछ नहीं हुआ, किसी की बंद पड़ी है, एक आदमी नहीं है। पर पत्रकार ये सवाल पूछते हैं क्योंकि अब जो गाड़ियाँ आ रही है वो एक स्कूटर वाला एक दिन में 24 से 26 किलोमीटर चलाती है और वो 125 किलोमीटर के लिए चार्ज हुई है, और रात को घर में जाके फिर प्लग लगा दो, 2 घंटे में चार्ज हो जाएगी। कार 600-600 किलोमीटर तक चार्ज होके आती है, रात को घर जाओ चार्जिंग कर दो। अब बसेस में भी कम से कम 250-300 तक आई है। इतना ही नहीं तो अब हमने ऐसा चार्जर बनाया कि किसी भी कंपनी को, बस को वो काम में आएगा। तो अब ये बसेस के लिए बात जरूरी है कि दिल्ली से मुंबई जाना है तो चार्जिंग स्टेशन चाहिए। आज मैं अमृतसर से, भटिंडा से भावनगर 912 किलोमीटर का बड़ा हाईवे बना रहे दिन ग्रीन, उसके इंस्पेक्शन करने गया था। वहाँ रोड साइड एमिनिटीज में चार्जिंग स्टेशन हमने बनाए। अब इलेक्ट्रिक की बस, इलेक्ट्रिक की ट्रक, इलेक्ट्रिक की कार हर जगह चार्ज होगी। रास्ते में चाय पानी लेंगे, नाश्ता करेंगे, तब तक चार्ज होंगी। अब मुझे लगता है कि इतना, अभी डबल डेकर बस मुंबई में इलेक्ट्रिक की आई। अब आने वाले समय में मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी बात को आप देखिए, 2 लाख बसेस कम से कम आने वाले 5 साल के अंदर इस देश में इलेक्ट्रिक पर चलेंगी। डीजल की बस आपको कहीं दिखेगी नहीं। हमारी कार, हमारी ट्रक, हमारी बसेस, अगर ये सब अल्टरनेटिव फ्यूल पर आएगी तो हमारे देश के 16 लाख करोड़ रुपए का इंपोर्ट बचेगा, प्रदूषण कम होगा, किसानों का फायदा होगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा और देश प्रदूषण से मुक्त होगा। तो बिल्कुल ये 4-5 साल में सब हो जाएगा। एक छोटा सा सवाल मेरे को सामान्य मन में कौंधता है कि जब मैं, कोई भी भारतीय नागरिक 100 रुपये कमाता है तो सरकार उससे टैक्स लेती है, थोड़ा ज़्यादा कमाता है तो ज़्यादा टैक्स लेती है, 30-33% उससे मांग लेती है। अब ये कह के कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, हम आपको स्वास्थ्य देंगे, हम आपको बिजली देंगे, तो एक नागरिक होने के नाते हम देते हैं। उसके बाद जब हम गाड़ी खरीदने के लिए जाते हैं तो फिर उस पर टैक्स लगता है, तो हम पूछते हैं किस चीज़ का टैक्स है, तो बताते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए टैक्स है, इससे सड़कें बनेंगी, इससे आप। फिर मैं 2 बार टैक्स देने के बाद नितिन जी जब हाईवे पे जाता हूँ तो फिर वहाँ आदमी मिल जाते हैं, वो कहते हैं 500 रुपये और दो। तो मैं उनसे कहता हूँ मैं 2 बार दे के आया हूँ, तो वो कहते हैं नितिन जी ने हाईवे बनाया, इसका 500 रुपये अलग से दो। तो ये, इससे कब देश को मुक्ति मिलेगी कि दौड़े चले जा रहे हैं, कहीं कोई टैक्स नहीं है, एक बार टैक्स दे दिया है। देखो कुमार जी, आप तो विदेशों में गए हैं, अमेरिका में गए हैं, आप लंदन में जाओ, फ्रांस में जाओ, जर्मनी में जाओ, सब जगह टैक्स देना पड़ता है। मैं मजाक में इसी होटल में एक बार कह चुका कि ये जी वालों ने ये कार्यक्रम यहाँ लिया तो इन्होंने होटल का किराया दिया होगा, फुकट में लेने का ऑप्शन था इनके पास। रामलीला मैदान पर ऑफर में ऐसे बैठ जाते तो कार्यक्रम हो जाता। तो पहली बात ऐसी है कि इफ़ यू वांट गुड सर्विसेज यू हैव टू पे फॉर इट। दूसरी बात, अब ये जो गाड़ियों पे टैक्स लेता है वो राज्य सरकार लेती है, और इंफ्रास्ट्रक्चर में मैं सब जगह इकोनॉमिक वायबिलिटी, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न अच्छा नहीं है जो है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, दिल्ली से देहरादून जाने के लिए 9 घंटे लगते थे, मैं दिसंबर में आपको 2 घंटे में पहुँचाऊँगा। दिल्ली से हरिद्वार 1.5 घंटे में पहुँचाऊँगा। दिल्ली से चंडीगढ़ 2.5 घंटे में पहुँचाऊँगा। दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में पहुँचाऊँगा। दिल्ली से कटरा 6 घंटे में पहुँचूँगा। दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में पहुँचूँगा। दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में जाएंगे। अब चेन्नई से बेंगलोर 6-7 घंटे लगते थे, 2.25 घंटे 2.5 घंटे में होगा। अब बेंगलोर से मैसूर
6-6, 7-7 घंटे लगते थे, अब 1.25 घंटे में लोग जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको अगर अच्छी सर्विस चाहिए, अभी मैंने यहाँ कॉफ़ी पी, इस होटल में कॉफ़ी का रेट क्या होगा? मेरे पास ऑप्शन है ना टपरी पे जाके लेने का। मैं आपको थोड़ा सा आगे जाके बताता हूँ कि हमारे हाईवे अमेरिका से भी अच्छे हैं, बहुत से हाईवे से, और 2024 समाप्त होने के पहले बिहार और यूपी के रास्ते और वो भी अमेरिका के बराबर बनेंगे। तो जो हम 15-20 साल पहले अमेरिका में न्यूयॉर्क से बफलो जाते समय महसूस करते थे कि काश हमारे यहाँ भी ऐसी सड़कें हों, वो आजकल हम अक्सर महसूस करते हैं, और ये पूरा देश महसूस करता रहे। ये मेरी शुभकामनाएं हैं देश की ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार।